गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पवन परमार पीपीसीआई भिलाई से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा वर्तमान में चल रहा है और आज 16 तारीख सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है मैथ्स का, मैं उसका सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पेपर बहुत ईजी आया दोस्तों, और मैं ये चाहता हूँ कि ये सॉल्यूशन आप लोग जो अगला जो मेंस लिखने वाले जो बच्चे हैं या आने वाले समय में जो मेंस लिखेंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और यही कारण है कि मैं इसमें डिले नहीं किया और मैं चाहता हूं कि इसका सॉल्यूशन वो हर लोगों को आप शेयर कीजिए जिनका मैथ्स कमज़ोर है या जो चाहते हैं कि मेरे को स्कोर बहुत अच्छा मिल पाए। एक छोटी सी बात और कहना था दोस्तों, वो छोटी बात ये है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं यही चाहूँगा ऐसे ही हमारे बीच तालमेल बहुत अच्छे से बना रहे। मैं बहुत बढ़िया वीडियो आप लोग के लिए अपडेट करता रहूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहीं पे बातों को विराम देते हुए अब हम मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि प्रश्न कैसा आया है, उसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं आगे। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले सेक्शन का पार्ट 2 में जो सवाल आया था हमारे मैथ्स के लिए, वो सब 2-2 नंबर का है। शब्द सीमा आप देख रहे हैं, अंक देख रहे हैं। तो मैं सवाल पे सीधा चलता हूँ कि सवालों का हमें सॉल्यूशन कैसे लिखना है, क्योंकि इसके लिए स्पेस आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले सॉल्यूशन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो मैं पहले का सॉल्यूशन लिखूँगा सीधा सीधा सूत्र के अनुसार, सूत्रानुसार। आप सबको मालूम है कि ये किस कंडीशन में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो मैं सीधा लिखूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इस पे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको जितना लंबा खींचना नहीं है, आपके स्पेस के हिसाब से काम करना है। तो बस आपने बता दिया, उनके लिए पर्याप्त है, उनको मालूम है कि आपको कैसे क्या करना है। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके आगे आप कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, एक ब्रैकेट बड़ा बना दीजिए, आप लिख दीजिए 101 का होल स्क्वायर। ठीक है, 101 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं सीधा इस फॉर्मेट में लेके बना रहा हूँ, माइनस 99 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ये माइनस बी और ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी। 101 का होल स्क्वायर और प्लस 99 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। अब आप देखेंगे तो आपको नीचे जो दिया हुआ है 101 का होल स्क्वायर प्लस 99 का होल स्क्वायर, ये दोनों को काट दीजिए। अब ये री अगेन अगर आप देखेंगे तो ये आपका इस फॉर्मूले में अब फिर से इसका वैल्यूज को हम ऐसे लेते हैं। तो इसका हमें 2 कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन तो ये दिख रहा है कि हमें क्या है, यहाँ पे एक जुड़ेगा और एक घटेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी करेंगे, यानी आपका क्या बन रहा है 101 माइनस 99, और एक बन रहा है आपका 101 प्लस 99। यानी आप सीधा क्या लिखेंगे, आपका 2 इंटू 200, और ये आपका आंसर आ जाएगा 400। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी दोस्तों, 400। क्लियर है, आगे बढ़े। आपको स्पेस के हिसाब से ऐसे रखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 रेशनल नंबर इज 980 व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, क्वोशिएंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 480, फाइंड द 2 नंबर्स। यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या दिया हुआ है कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर दे दिया हुआ है, और आपको छोटा और बड़े से आपकी बात कर रहा है। यानी अगर मैं स्मॉलर ले लिया x, तो जाहिर है मैं यहाँ पे इनके बीच का अंतर को बहुत आसानी से रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन नंबर 2 क्या लिखूंगा कि लेट द नंबर बी स्मॉलर क्या माना मैंने, x। तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा एंड लार्जर नंबर क्या बनेगा, सीधा सीधा अंतर कितने का है, 980 का अंतर है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं 980 प्लस एक्स। ठीक है, लार्जर क्या बनेगा 980 प्लस एक्स यहाँ पे। तो अब कंडीशन क्या बनेगा, तब मैं लिखूंगा देन। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि एक फॉर्मूला आपको पता होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर, ये आपको मालूम है। तो यहाँ अगर इस वे में हम चलें तो इसका क्या फॉर्म बन रहा है, 980 प्लस एक्स इज इक्वल टू, हमारा क्वोशिएंट कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2 दिया हुआ है, और ये बना मेरा 2 इंटू एक्स
प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 480। अब देखिए 2x माइनस एक्स यानी x बचा और 980 में से 480 गया 500, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकता हूँ x इजिकल टू 500। अब x इजिकल टू 500 ये मेरा क्या था दोस्तों, स्मॉलर नंबर था, ठीक है। अगर ये मेरा स्मॉलर नंबर था तो मेरा लार्जर नंबर क्या बनेगा, लार्जर नंबर मेरा बनेगा आपका 980 प्लस 500 यानी कितना हो रहा है 1480। ये दूसरे का आंसर है। इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़े। ये आया है x का मान ज्ञात करने के लिए, x का मान ज्ञात करने। स्पेस कम है तो मैं उसी हिसाब से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें लंबा नहीं करना है, मुझे पूरे पूरे नंबर भी चाहिए और स्पेस के हिसाब से मुझे ध्यान भी देना है। तो मैं सबसे पहले इसको एक पार्टली आपको यहाँ समझाने के लिए खींच दिया लाइन। सॉल्यूशन नंबर 3 मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि मैं इसको देखिए बढ़ाने के लिए अगर आपको जगह रहता है तो आप इसको व्युत्क्रमानुपात निकाल के युगंतरानुपात लगाइए, नहीं तो डायरेक्ट युगंतरानुपात लगा करके भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। सेम आंसर आएगा, दोनों कंडीशन में सेम आना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सीधा ये बताना चाहूँगा सामने वाले को कि भाई आप जब लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले योगांतरानुपात नियम से। कौन सा नियम, ये लिखने से आपके लिए एक सीधा सीधा आप सॉल्यूशन के अगले स्टेप पे जा सकते हैं। उनको ये पता रहेगा, क्योंकि स्टेप में उनको ये तो समझ में आ जाएगा ना कि इसने कौन सा नियम लगाया है, तो आप स्टेप डाउन कर सकते हैं लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक प्लस लेना है और एक माइनस लेना है, यानी योग करना है फिर अंतर करना है। तो मैं पहले सीधा सीधा इसको सॉल्व करूंगा। तो ये मेरा क्या बन रहा है दोस्तों, 5x प्लस 3 माइनस रूट 5x। अब मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, तो प्लस करूँगा तो नीचे वाला पूरा यहाँ से लूँगा डिनोमिनेटर का, ये मेरा बन रहा है 5x प्लस 3 प्लस रूट 5x। अब यहाँ नीचे यही रहेगा, माइनस करूँगा मैं तो 5x प्लस 3 माइनस रूट 5x, और ये मैंने माइनस किया तो ये वाला पूरा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 5x प्लस 3, यहाँ पे माइनस हो जाएगा रूट 5x। और यहाँ मेरा क्या बन रहा है दोस्तों, 3 प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 7, ठीक है, इसके लिए भी तो होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये से ये कट गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो रूट 5x प्लस 3 ये प्लस माइनस कट गया। अब ऊपर आपके पास क्या बच रहा है अगले स्टेप में, तो आप देखेंगे आपको बच रहा है 2 रूट 5x प्लस 3, और नीचे भी बच रहा है आपका माइनस में आपका आ रहा है तो माइनस 2 रूट 5x, ठीक है, माइनस 2 रूट 5x। यहाँ से आप इसको काट दीजिए, कट गया, और यहाँ से आपका कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है 3 में से 7 गया आपका -4 आ रहा है। तो ये आपका ये माइनस उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 10 है तो इसको मैं आपको काट करके लिख सकता हूँ 5/2, यानी ये बन गया 5/2। मुझे x की वैल्यू निकालना है तो मैं क्यों ना अगले स्टेप में वर्ग कर दूं, तो अगले स्टेप के लिए मैं सीधा सीधा लिख दिया वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब सीधा सीधा यहाँ क्या निकल गया 5x प्लस 3 अपॉन 5x इज इक्वल टू 25/4, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 × 125, ये बन गया 125, x बराबर 20x प्लस 12। यहाँ से कितना आ रहा है दोस्तों आगे का, तो आपको मालूम है 105x बराबर 12। अब यहाँ पे देखिए 35 तिया 105, 4 तिया 12, यानी अगर मैं इसको सॉल्यूशन निकाला तो x बराबर 4/35, ये मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों, ये आप इतना स्पेस तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, आप उसको थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है वर्ष 2020 में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है, यही पूछ रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 53 संडेज इन द ईयर 2020। 2020 का मतलब क्या है दोस्तों, लीप ईयर, यानी मैं यहाँ सीधा बोल सकता हूँ। तो आप क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, लिखेंगे इसका सॉल्यूशन आप सीधा लिखेंगे क्या है 2020, 2020 क्या है लीप वर्ष है,
और आपको मालूम है दोस्तों कि अगर जो लीप वर्ष होगा यानी आपका क्या होगा, कितने दिन होगा, 366 दिन होगा। 366 दिन मतलब 52 सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त दिन, 2 दिन मिलेगा। अब 52 सप्ताह तो हो ही रहा है, यानी 52 सप्ताह मतलब 52 संडे, लेकिन जो 2 दिन है वो 2 दिन कुछ भी हो सकता है। इसका क्रम ऐसा भी होगा, संडे मंडे या सैटरडे संडे या मंडे ट्यूसडे। तो एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि ये टोटल कितना दिन कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे। तीसरा वेडनेसडे थर्सडे। चौथा थर्सडे फ्राइडे। पांचवा फ्राइडे सैटरडे। छठवां सैटरडे संडे। और सातवां संडे एंड मंडे, संडे मंडे। यानी आप देखिए एक यहाँ संडे आ रहा है और एक यहाँ संडे आ रहा है। कितने बार संडे आ रहा है इस 2 दिन में, 2 बार आ रहा है। यानी आपको यहाँ पे टोटल कितने इवेंट दिख रहे हैं, 7 इवेंट दिख रहे हैं। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि कुल संभावना यहाँ पे कितना है, 7 है। तो आप सीधा लिखेंगे पेयर जो है कितने का बन रहा है, 7 का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा NS = 7। और यहाँ पे आपका PE कितना निकल रहा है, सॉरी NE कितना निकल रहा है, एनी आपका निकल रहा है 2, क्योंकि कौन कौन सा कंडीशन बन रहा है, पेयर जो बन रहा है एक सैटरडे संडे और एक संडे मंडे का बन रहा है। तो मैं सीधा यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ एनी = 2। तो आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बनता है, NE/NS। एनी कितना है दोस्तों, 2, और यहाँ पे ये है 7। तो आपका आंसर कितना है, 2/7। कोई दिक्कत है, ठीक है, एकदम क्लियर है। इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है, आगे चलिए। अब आता है आपका अगला सवाल। अगला सवाल आप देखिए तो आपको क्या दिखा रहा है, यहां आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है HCF और LCM पूछ रहा है। तो चलिए ये भी बहुत इजी सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, 6x² y² z, इसके बाद है 24 x⁴ y⁴ एंड z²। उसके बाद आपका है 30 x³ y³ z³। यहाँ तक है। क्या मैं 6x² को मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो 2 × 3 कर सकता हूँ। बाकी कॉमन फैक्टर में अपना x² × y² × z हो गया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2⁻³ × 3 × x⁴ × y⁴ × z²। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5, फिर x³ y³। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप सब में देखिए, सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपको क्या दिख रहा है, हाईएस्ट सब में इसका कॉमन, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा LCM निकालना है। तो यहाँ पे मेरे को सबसे ज्यादा हाई पावर किसका दिख रहा है, यहाँ पे 2⁻³ दिख रहा है। तो मेरे पास इसका LCM क्या निकलेगा, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ LCM = ये क्या बना आपका 2⁻³। 3 का तो सिंगल ही है और 5 भी सिंगल है, मुझे सबको लेके चलना है। और यहाँ पे सबका हाई पावर इसमें देखिए क्या है, x⁴ है, फिर आपका क्या है y⁴ है, और यहाँ पे z³ है। ये मेरा इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो रहा है, 15 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 120 x⁴ y⁴ z³। ये मेरा LCM निकल गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है, तो आप HCF क्या निकालोगे, आप सीधा सीधा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो आप इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें आप कॉमन टर्म लेना है, HCF ऑफ कॉमन टर्म। HCF ऑफ कॉमन टर्म में आप देखना तो यहाँ पे 6, यहाँ पे देखिए z सब में है, लेकिन सबसे लीस्ट आप यहाँ देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे z ले लिया। y² y सब में है, यहाँ पे ले लिया मैंने y², यहाँ पे x² ले लिया। और देखिए 6 इसमें भी आ सकता है, 24 को मैं क्या करूंगा 6 4 जा 24 और 6 5 जा, तो सब में 6 कॉमन है, तो मेरे लिए कॉमन टर्म क्या बना 6। तो मेरा HCF क्या बना 6x² y² z। ये मेरा आंसर है। कोई दिक्कत, क्लियर है। आगे
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यही बोल रहे हैं। हमारे पास क्या है, तो मैं लिख दिया सॉल्यूशन नंबर 6 क्या है, 5 है, 5 के बाद 16 है, 16 के बाद 51 है, 51 के बाद 158 है, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए मैं पहले इन दोनों के बीच का देखता हूँ, ये कितना है, इंटू 3 + 1 है, इसको करूँगा तो इंटू 3 + 3 है, क्योंकि 16 3 = 48 + 3 51। फिर अगले कड़ी में मैं यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 3 का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर जा रहा है, ठीक है। तो 1 फिर 3 फिर अगला क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, वो भी दिख लेता है। तो 3 + 5 बिल्कुल सही है। अब यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, इंटू 3 + 7 होगा। अब इंटू 3 + 7 करेंगे तो क्या बनेगा, सीधा सीधा 474। यहाँ अगर करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा 474 + 7, यानी बन जाएगा 481। तो ये मेरा आंसर है दोस्तों 481। क्लियर है, ये आपके 2 नंबर पक गए, कोई दिक्कत, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आपको मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं, 4 नंबर का है, ठीक है, तो स्पेस भी आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और आपको ये बोल रहा है मध्यिका निकालने के लिए, मीडियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मीडियन निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हम तैयार हैं। और कैसे लिखना है ये वैसे ही आप बनाइएगा, एक तरफ x लिख लीजिए। x क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8 9, ठीक है, ओके। f क्या दिया हुआ दोस्तों, ये है आपका 8 है, 10 है और 11 है, के बाद 16 है, के बाद 20 है, फिर 25 है, फिर 15 है, फिर 9 है, फिर 6 है। तो मेरे को इसका क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, संचयी आवृत्ति CF निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो संचयी आवृत्ति निकालने के लिए, संचयी बारंबारता निकालने के लिए मुझे इसको जोड़ते हैं। चलिए जोड़ें, ये पहले 8 आ गया, फिर 10 8 18 हो गया, 18 और 11 कितना होता है, 29 हो गया, 29 और 16 45 हो गया, 45 और 20 65 हो गया, और 65 और 25 90 हो गया, 90 और 15 105 हो गया, 105 और 9 कितना हो गया, 105 और 9 114, और 114 और 6 120। ये बन गया आपका दोस्तों 120। 120 क्या है, ये सम है, तो ये n बराबर कितना हो गया, यानी ये अपन ले लिया, इसको मैंने n लिया, तो n की स्थिति क्या बन रही है आपकी, n बराबर 120 है, जो कि सम है। तो सम है तो इसके 2 मध्य पद बनेंगे, सम है तो इसके कितने मध्य पद बनेंगे, मध्य पद 2 बनेंगे, ठीक है। तो 2 मध्य पद 2 कैसे होंगे, यहां समझिएगा, मध्य पद 2 यानी 120/2 है ना, तथा 120/2 + 1, 120/2वां पद और 120/2 + 1वां पद, यानी ये बन गया आपका, एक्चुअल में बन गया, या ऐसा लिख सकते हैं 60वां पद + 61वां पद, एवं लिख दीजिए 61वां पद। यहां तक तो क्लियर है। अब आपका फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका, तो मध्यिका बराबर जान देंगे 1/2, ठीक है, 60वें पद + 61वें पद के मान का योग, यहाँ पे के मान का योग। तो यहाँ पे 60वें पद, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे 60वें पद एक इसके बीच में, कौन से संचयी आवृत्ति के बीच में आ रहा है, ये जो आपका दिख रहा है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए, ये इस संचयी आवृत्ति के बीच में आ रहा है, यानी ये सामने किसका है, ये 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों, मेरा ये बन जाएगा, इसके सामने क्या है आपका 5, और 61 भी इसी के बीच में आएगा, तो 5 + 5 ये कितना हो जाएगा, 10/2, यानी इसका आंसर आपका एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 5।
आपको ये लिखना पड़ेगा, बस एक लाइन वो लिखना पड़ेगा, या मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना मेरी वो मतलब इसको समझने के लिए। लिखना ये पड़ेगा कि 60वें 61वें पद जो है इस उपरोक्त संचयी आवृत्ति की सारणी में संचयी बारंबारता, यहाँ दिख रहा है आपको कौन से बारंबारता का, 65वीं पंक्ति पर स्थित है। कौन से नंबर पर है, 65वीं पंक्ति पर स्थित है, और जिसके संगत चर का मान क्या है, 5 है। ये आप लिख लेना, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मेरे शब्दों में लिखो, आप समझना। इसको लिख लोगे तो आपको ये आंसर फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि देखो स्कोर आपके ज़्यादा है, 4 नंबर का है, तो उस हिसाब से आपको मेंशन कर देना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। इसका आंसर 5 आ गया, तो आपको ये मेंशन भी करना पड़ेगा कि 65 पंक्ति पर जो स्थित हुआ है संचयी आवृत्ति का, उसके सामने वाले चर का मान क्या है, 5 है। आगे बढ़े, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक आदमी क्या कर रहा है, अ मैन अर्न्स ₹200 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ बट स्पेंड्स ₹150 ऑन द सेकेंड डे। यानी एक आदमी एक दिन में पहला दिन 200 रुपये कमा रहा है, तो दूसरे दिन क्या कर रहा है, 150 रुपया खर्चा भी कर दे रहा है। यहाँ तक स्पष्ट है। ये सीरीज अगला चला रहा है, यानी ही अर्न्स 200 ऑन द थर्ड डे बट स्पेंड्स 150 ऑन द फोर्थ डे। यानी अल्टरनेट डेज की अगर मैं बात करूं तो ये अल्टरनेट डेज अर्न भी हो रहा है, तो अल्टरनेट डेज ये आपका एक्सपेंस भी कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको बोल रहा है कि ये सीक्वेंस लेके चलता है, तो कब आएगा 600 रुपया उसके पास, कब होगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई अलग से ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है इसको, लेकिन आपको बात यह है कि आपको नंबर अच्छे कैसे मिले, तो आप सीधा लिख सकते हो। वैसे तो 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं एक छोटा तरीका ही बताऊंगा जो आपके लिए काम का भी हो। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन लिखिए। क्या लिखेंगे, मनी अर्नड इन 2 days। अब ये बताओ 2 दिन में कितना अर्न कर रहा है, तो सही मायने में पहला दिन जो है, मैं अगर ये बोलूंगा तो पहला दिन वो क्या कर रहा है, ये ध्यान देना। पहला दिन वो कितना रुपया का अर्न कर रहा है, पहला दिन 200 रुपया कमा रहा है, और दूसरा दिन 150 रुपया खर्च कर दे रहा है, यही है ना। तो इसकी सेविंग कितनी हुई, इसकी अर्न कितना हुआ 2 दिन में, तो जाहिर है दोस्तों ये बन गया आपका 50 रुपया की अर्निंग हो गई। समझना बातों को, तो एक दिन में 25 हो गया, अगर 2 दिन में है आपका 50 तो एक दिन में 25। अब सिंपल सा चीज है, तो 21 दिन में रफ्तार तक पहुंचेगा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं अगला, मनी अर्न्ड इन 16 days। 16 days में क्या कंडीशन बनेगा, तो आपके सामने आपको मालूम होना चाहिए कितना कमा लेगा वो, ₹50/2 यानी ये, और कितना 16 दिन का, तो कितना हो रहा है दोस्तों, ये बन जा रहा है आपका 25 × 16 यानी सीधा सीधा आपका बन जा रहा है 400 रुपया। अब ये 400 रुपया तो हो गया। आप देखना इवन डेज और ऑड डेज में आपको डिफरेंस यही समझ में आ रहा है। 16 दिन मतलब कौन सा दिन पड़ रहा है दोस्तों, ये इवन पड़ रहा है, इवन पड़ रहा है, यानी 17वां दिन ऑड पड़ेगा। यानी ऑड का मतलब क्या है, ऑड का मतलब यहाँ पे है अर्निंग का, यानी वो ऑड में उस दिन अर्न कर रहा है और अगले दिन वो क्या कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, यही है ना। तो वहां जो अर्न कर रहा है, यानी 17वां दिन फिर उसकी अर्निंग 200 रुपया का हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, अगर वो अर्न 200 कर लेता है तो 400 + 200 सीधा सीधा 600 हो जाएगा, यानी वो 17वें दिन क्या करेगा, आपका पूरा पूरा उसका 600 रुपया हो जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या, ऑन 17th days क्या करेगा वो, आपको मालूम है कि इसके पास पहले कितना बचा, 16 दिन का 400 रुपया और 17वें दिन का 200, ये बन जाएगा इसका दोस्तों 600 रुपया, ये बन जाएगा, ये है आंसर। यानी कौन सा दिन है आपका, फाइनल आंसर है 17 days। एकदम सिंपल वे में बताया हूं, और अगर इसको लंबे वो में करते कि अर्न इतना फिर वो लाइन, तो आपको स्पेस का दिक्कत आ जाता, तो मैं इसको कम स्पेस में आपको इसका पूरे नंबर के हिसाब से आपको मैंने बताया है। क्लियर है क्या दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ शॉपकीपर सेल्स टू रेडियोज एट द रेट ऑफ ₹1540 on one radio he earns 12% profit, while on the other he gets 12% loss. What is the total profit or loss of the
शॉपकीपर ऑन द सेल ऑफ 2 रेडियोस। यानी आप सिंपल सा चीज समझिए कि ऐसे सवाल की ओर जाते हैं जहां पे कोई आदमी सेल कर रहा है, उस पे अगर उसको एक पे लाभ हो रहा है और दूसरे पे हानि हो रहा है सेम परसेंट पे, तो वहां पे ऑल टाइम उसको दुकानदार को लॉस होगा। ये थ्योरम है। तो थ्योरम है तो इस पे मुझे अलग से कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ यहाँ एक चीज जरूर जो आपको पता होना चाहिए कि आपसे बोला है कि कितने का हानि होता है, तो आपको अमाउंट भी तो बताना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं इसको सॉल्व कैसे करना है जिससे आपको पूरे नंबर मिले। तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले, आपका ये थ्योरम है तो आप क्या लिखेंगे, प्रमेय के अनुसार। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बता रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले को भी दिक्कत ना हो। तो प्रमेय के अनुसार क्या है, आप बोलेंगे ऐसी स्थिति में, मैंने क्या बोला था दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है, हानि होता है। तो आप लिखेंगे हमेशा हानि होती है। तो प्रतिशत हानि का आपका फॉर्मूला बन गया, प्रतिशत हानि बराबर कितने का हानि हो रहा है, 12 का। ये बन जाएगा 12 का स्क्वायर बटा 100, यानी आपका कितना बन रहा है, 144 बटा 100, यानी 1.44% की हानि हो गई। ये तो आपको समझ में आ गया कि इतने प्रतिशत की हानि हो गई, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये हानि कितने रुपए की हुई। ठीक है, तो दोनों रेडियो के बेचने पर कुल कितना लाभ या हानि होता है। तो अगर मुझे ये बताना है तो मैं आप बोलूंगा, क्या बोलूंगा, इस प्रकार हम देखते हैं, क्या देखते हैं, आप बोलेंगे 100 माइनस, याद रखेंगे मैं जो लिख रहा हूं वैसे लिखिएगा, 1.44 रुपया विक्रय मूल्य के लिए कितने रुपए का हानि हो रहा है दोस्तों, यहां हो रहा है 1 रुपया 44 पैसे का हानि हो रहा है। ठीक है, 1 रुपया 44 पैसे की हानि होती है। ये कितने पे, कितने पे, 100 रुपये। जब इसी कंडीशन में हमें कितने में बेचना है, 1540 पे, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि जब मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा, जब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस मेरा क्या होगा, 1540 रुपया होगा, 1540 रुपया हो तो क्या होगा, तो हानि बराबर, याद रखेंगे आपका कितना है, 1.44 का हानि हो रहा है, और यहाँ पे आपका कितने का है, ये आपका 98.56 है, और टोटल कितना है, 1540 रुपया। अब इसको काटने पीटना है, काटेंगे पीटेंगे तो आपको आ जाएगा ये 22.5। ठीक है, कितने रुपया आ जाएगा, 22.5 रुपया। ये याद रखेंगे, ये पूरे कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, आपसे पूछ रहा है दोनों रेडियो के बारे में पूछ रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए दो रेडियो के संदर्भ में, ठीक है, कुल हानि बराबर 2 गुना 22.5, यानी बन जाएगा 45 रुपया। कितना बन जाएगा दोस्तों, 45 रुपया। ये आएगा एक्चुअल में आपका आंसर। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन इनकम टैक्स का है, बहुत प्यारा सवाल है कि किसी कार्यालय के कर्मचारी का वार्षिक वेतन 12 लाख रुपए है, उसको मकान किराया भत्ता नहीं मिलता, उसको कोई बचत भी नहीं है, और उसकी आयु 45 साल है। 45 साल है मतलब वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो एक नॉर्मल जो टैरिफ है उसके हिसाब से काम करेगा। फाइनेंशियल ईयर आपको दे दिया है 2019-20 का, तो आपको याद होना चाहिए 2019-20 का स्लैब क्या है, उसके आधार पे आपको इसका आंसर देना है। तो इसको एक्चुअल में 8 नंबर का है, यानी अच्छे से लिखेंगे तभी तो पूरा मार्क्स आएगा। तो लिखना कैसे है ये बहुत संभल के देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे चीज से मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा। ध्यान देंगे 2019-20 के स्लैब में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो टैक्स जो फ्री, अगर हम बात करते छूट, तो पहले आपको 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है,
2.5 लाख से लेकर के 5 लाख के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये करीब आपका 5% का है। फिर 5 लाख से 10 लाख के ऊपर जाते हैं तो वो सीधा आपका 20% जाता है, और 10 लाख से अगर ऊपर जाते हैं तो वो आपका कितना है, 30% का है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। और दूसरा एक चीज और, क्योंकि पहले जो सेस लगता था, हिंदी में उपकर बोलते हैं, वो 3% था, लेकिन अभी जो ये स्लैब है इसमें आपके कितने सेस लगने वाले, 4%। ये आपको ले करके चलना पड़ेगा, तब आप इसका उत्तर दे पाएंगे, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है आप देखेंगे तो आप रिटर्न फाइल करना जान जाएंगे कैसा होता है करके। चलिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे कैसे। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इसका सॉल्यूशन। मैं पहला नंबर डालता हूं, क्योंकि पहले मैं ये देखूंगा कि एक कर्मचारी का वेतन सालाना कितना है, 12 लाख। तो मैं लिखूंगा वेतन से कुल वार्षिक आय। क्या लिखूंगा, वेतन से कुल वार्षिक आय। ये कितना है दोस्तों, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, ये है 12 लाख। 12 कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपया। ये मैंने लिख दिया सामने, रुपीस का लोगो लगा दिया, ठीक है, 12 लाख रुपया यहाँ तक। अब इसमें आपको कोई छूट मिल रहा है क्या, क्योंकि ऐसा ना तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, ना ही कुछ मिल रहा है, कोई छूट तो है नहीं। 80C का ऐसा कुछ भी आपके इस पे लागू नहीं होगा, लेकिन आपको मेंशन तो करना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कर में छूट योग्य राशि। कर में छूट योग्य राशि कितना है दोस्तों, ये आपका है नील। नील मतलब 0। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपको टैक्स कितने पे बनेगा, अगर कर में कुछ रहता तो उसको माइनस करते, यहाँ पे माइनस किससे करेंगे, 0 से, नील से करेंगे। तो कुछ तो है नहीं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि स्लैब जो बनाना है उसके हिसाब से तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कर योग्य आय। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 - 2, यानी 1 - 2 का मतलब क्या हुआ, 12 लाख -0। ठीक है, यानी ये बना आपका रुपीस 12 लाख। ठीक है, कितना बना, 12 लाख। अब आपके यहां से इसके ऊपर आपके इनकम के ऊपर टैक्स लगना है, तो कैसा लगेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा आयकर की गणना। अब यहां से आपका आयकर की गणना। देखिए दोस्तों, आप बोलेंगे कि सर ये कर यो छूट योग्य राशि नील क्यों लिखें, तो भाई लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक स्लैब में चलता है, आपको नहीं मिल रहा है तो आपको कॉलम तो मिलेगा ना, कॉलम नहीं मिल रहा है तो आप उसमें नील कर दीजिए, आपको इसका फायदा नहीं मिल रहा बस, लेकिन स्लैब में तो ये आता है ना, तो आपने इसको नील कर दिया तो आपका इस पे जा रहा है। अब आयकर की गणना में सबसे पहले आपका मैं नंबरिंग लिख देता हूँ, ए नंबर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, ए नंबर में मैं लिख दिया 2.5 लाख रुपया तक, 2.5 लाख तक, यानी रुपीस 2.5 लाख तक कोई कर नहीं, कोई कर नहीं। तो यहां पे बराबर मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, 0। क्या लिख दिया, 0 यहां तक। अब मैं बी में कर रहा हूं, बी मेरा क्या बन रहा है दोस्तों, 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में मेरा क्या बनने वाला है, 5%। तो मेरा क्या बनेगा, मैं यहां पे लिखूंगा 2,50,001 रुपया, यानी 2,50,000, ठीक है, 1 रुपया से लेकर के, ठीक है, 5 लाख रुपया तक। ठीक है, कितना प्रतिशत है, 5%, यानी सीधा सीधा आप क्या करेंगे, 5 लाख माइनस 2.5 लाख कर देंगे, 2.5 लाख। ये कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 2.5 लाख, यानी 2,50,000 का 5%, यानी 5/100। ये इसको आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 5%, ये
12,500 रुपया। तो ये आपका टैक्स बन रहा है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आपका 12,500 रुपया सबसे पहला आपका टैक्स स्लैब के लिए सबसे पहले आप एलिजिबल हुए 12,500 रुपये। अब इसी प्रकार मैं सी नंबर डालूंगा। सी नंबर मेरा क्या है दोस्तों, तो सी नंबर में लिखूंगा 5 लाख से लेके 10 लाख के ऊपर, क्योंकि मेरी सैलरी तो 12 लाख रुपया साल का है ना इनकम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5,01,000 से लेकर के 10 लाख रुपया तक। 5 लाख 1, ठीक है, रुपया से लेकर के 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक कितना है दोस्तों, 20%, ठीक है। तो 20% है, तो मैं लिख दिया, यानी क्या बना मेरा 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% यानी सीधा सीधा 1 लाख रुपया। ये बन गया दोस्तों आपका 1 लाख रुपया, ठीक है। डी ऑप्शन में यहाँ पे लूंगा, क्योंकि अब 10 लाख के बाद आपकी इनकम 12 लाख है, यानी 10 लाख से लेके 12 लाख तक के बीच में आपका जो 2 लाख है, इस पे कितना परसेंट जाएगा, 30% जाएगा। तो आपको लिखना तो पड़ेगा 10 लाख 1 से आपका 12 लाख तक कितना परसेंट है दोस्तों, 30%, यानी यहां मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, है ना, 2 लाख का कितना परसेंट, 2 लाख का 30%, यानी ये बन गया आपका कितना, 60,000। सबको जोड़ लीजिए, 1,60,000 और ये 12,500, यानी 1,72,500। तो आपको यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, कुल में क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी ये टोटल अगर आप करेंगे तो ये आपका कितना बन जा रहा है, आप जोड़ेंगे तो 1,72,500 रुपये। ये हुआ आपका टैक्स। लेकिन यहीं पे काम खत्म नहीं हुआ, इसके बाद अगर हम जा रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ से शेष भी तो लगने हैं। तो वो शेष क्या है, ये आपका है शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर, क्या है, एजुकेशन एंड हेल्थ। आप लिखेंगे शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर, यानी ये कितना है, 1,72,500 रुपया का कितना है, 4%। पहले 3 हुआ करता था, अभी कितना है, पहले सिर्फ शिक्षा के नाम से होता था, जब से स्वास्थ्य जुड़ गया तो अब ये 4% हो गया। तो 4% कितना होता है दोस्तों, आप यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात ये आपका 4/100, यानी सीधा सीधा 1725 को 4 से गुना करेंगे तो आपका सीधा कितना आ रहा है, 1725 गुना 4, यानी ये आपका बन जा रहा है 1768 और ये 25,400, यानी 6,900। ये बन गया आपका 6,900 रुपया। ये टोटल आप जोड़ दीजिए दोस्तों, यहाँ मैं बराबर कर देता हूँ, यहाँ से आपका ये रुपीज़ का लोगो लगा देता हूँ, ये हो गया। तो 1,72,000, 72 6 78 179 4, यानी आप सीधा बोलेंगे कितना, रुपीज़ 1,79,400 रुपीज़। ये आपका जो है आप लिखेंगे भुगतान योग्य कुल कर। ये अगर आप ऐसा लिखेंगे दोस्तों तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपको कहीं से भी कोई नंबर की कटौती नहीं होगी। ये आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन एक्चुअल में आपके 8 नंबर के हैं। अब 8 नंबर है, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत छोटा है, इसमें क्या मेरे को मिलेगा नंबर। तो आप सिंपल लिखेंगे तो शायद आपको उतने नंबर ना मिले, लेकिन लिखना क्या है, आपको जगह भी तो मिल रहा है, तो उस हिसाब से आपको मेंशन करते हुए आपको जाना पड़ेगा। तो पहला सवाल की ओर चलते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आपको बोल रहा है कि युवाओं के एक समूह ने में मनपसंद पेय पदार्थ के लिए एक सर्वे किया गया है, जिसका परिणाम आपको दिया है पाई चार्ट में।
तो पाई चार्ट में आप देख रहे हैं तो कॉफ़ी है, दूध है, जूस है, चाय है और आपका अदर्स में है। तो अदर में अगर आप देख रहे हैं तो सब में डिग्रीज आप देखेंगे, ये यानी एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो जो ज़्यादा डिग्री होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ये देखने में एक नज़र में ही पता चल रहा है कि 108 डिग्री मेरे को ज़्यादा दिख रहा है, यानी सबसे ज़्यादा कौन पे पसंद कर रहा है? कॉफ़ी। तो आप लिख देंगे क्या कि अधिकतम युवा कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो आपको उसी हिसाब से नंबर भी मिलेगा। लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं भाई, हमने सिर्फ चिट नहीं, मतलब सिर्फ देखने से मेरे को इसका आंसर नहीं जा रहा हूं मैंने निकाला है। कैसे निकाला है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले मैं ए नंबर को सॉल्व कर रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा कॉफी कितना है, तो 108 डिग्री बटा 360 डिग्री और 100 से मैं परसेंटेज में निकाल दे रहा हूँ। तो कितना हो रहा है दोस्तों, ये सीधा 36 दिया और यहाँ 30 दें 30, यानी ये बन गया दोस्तों 30%, ये कॉफ़ी के लिए। उसके बाद आपका क्या आ रहा है दूसरा, दूध। दूध के लिए कितना जा रहा है दोस्तों, तो 90 बटा 360 गुना 100, यानी ये आपका 25%। उसके बाद आ रहा है जूस। जूस के लिए कितना है दोस्तों, 60 है, तो 60 बटा 360 गुना 100, यानी 100 बटा 10, ये आपका 100 बटा 6, तो आपका 50 बटा 3, यानी ये आपका बन रहा है 16 सहित 2 बटा 3%। ठीक है। उसके बाद आपका क्या बन रहा है दोस्तों, चाय। चाय के लिए है आपका 72 बटा 360 गुना 100, यहाँ से एक उड़ा दो, ये आपका 36 दूनी, यानी आपका 20% जा रहा है। ठीक है। और आपका बच गया अन्य। तो अन्य में आप देखिए क्या है आपका 30 डिग्री, तो 30 बटा 360 गुना 100, ये से आप उड़ा दीजिए 100 बटा 12। अब 100 बटा 12 मतलब सीधा सीधा कितना हो रहा है, 25 बटा 3। अब 25 बटा 3 यानी कितना आ रहा है, 8 सहित 1 बटा 3%। ठीक है, 12, ठीक है, 8 सहित 1 बटा 3%। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, 100 बटा 3 है ना, ओके, 100 बटा 12, ठीक है, ओके, 8 से 1 बटा 3, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया आपको दोस्तों। ये अगर आपने कर लिया तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप यहाँ से आप बता सकते हो उसको कि कितना % सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा अधिकतम कॉफ़ी पीने वाले युवा कौन सा पेय पदार्थ पसंद करते हैं, तो आप बोलेंगे अधिकतम युवा कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं, कॉफ़ी पेय पदार्थ पसंद करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ हो गया। अब आपका दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल आपका क्या बोल रहा है, 600 युवा जूस पसंद करते हैं, तो कितने युवाओं पर सर्वेक्षण किया गया। अब देखो जूस 60 डिग्री है, यानी आप यहाँ बोलेंगे 60 डिग्री ये बराबर कितने का है, 600 का है। तो 360 डिग्री पे कितना हो जाएगा, पूरे के लिए, यानी टोटल कितने युवाओं पे बात कर रहे हैं, तो कितने युवाओं पर सर्वेक्षण किया गया। तो यहाँ पे 360 डिग्री पे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं कि 600 बटा 60 गुना 360, ये कितने जा रहे हैं, 10, यानी आपका बन जाएगा 3600। अब बोलेंगे कि कितने युवाओं पर सर्वेक्षण किया गया, तो आपको बोलना पड़ेगा 3600 युवाओं पर सर्वेक्षण किया गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक एकदम स्पष्ट है। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे लिखेंगे तो आपको नंबर देने से कोई भी नहीं रोक सकता। आगे बढ़े आप, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये क्वेश्चन आए, आपको थ्योरी है वराहमिहिर भास्कराचार्य श्रीनिवास रामानुजन। इसकी थ्योरी मेरे आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें वीडियो में आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है,
अगर सवाल आते हैं तो उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं इसमें समझाने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये आपके 10 नंबर का है, आप देख लीजिए, आपको दिया हुआ है कि अंक 10 है और आपको या तो ये बनाइए या तो वो बनाइए, थ्योरी बनाइए या प्रैक्टिकल बनाइए। कई लोग थ्योरी बनाना पसंद करते हैं, लेकिन थ्योरी पे हाथ आप तभी रखें जब आपका प्रैक्टिकल कमजोर हो, क्योंकि प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिलने की पूरी संभावना होती है, मिलती ही है, लेकिन आपको ये थ्योरी पे पूरे नंबर नहीं देते उन लोग, तो इससे बचिएगा। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिकल को अच्छे से बनाएंगे। लेकिन थ्योरी इसका मतलब ये नहीं, कभी स्थितियां ऐसी भी आ जाती है कि बच्चे से थ्योरी बनता है, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं बनते, तो उस समय यही काम आएगा, वो काम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका 10 नंबर का है तो 5-5 नंबर के दोनों सवाल हैं, तो चलिए इसको 5-5 नंबर के हिसाब से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन नंबर ए का हम करते हैं। क्या बोल रहा है आपको, 200 विद्यार्थी के एक समूह के लिए समांतर माध्य 40 प्राप्त किया गया है। बाद में पाया गया है कि 2 विद्यार्थियों के अंकों को जो कि 43 और 35 थे, गलती से क्या कर दिया उसने, 34 और 53 पढ़ लिया। तो इस समूह के लिए सही समांतर माध्य की गणना कीजिए। बहुत आसान है दोस्तों, आपको कुछ नहीं लिखना है, लिखेंगे क्या कि 200 विद्यार्थी का समांतर माध्य कितना है दोस्तों, 40 दिया हुआ है, यही दिया है ना। तो यहां पे मैं बार बार लिखने के लिए मैं ये प्लानिंग में कर रहा हूं, लेकिन आप इसको पूरा लिख लेना। तो 200 विद्यार्थी का कुल योग कितना बनेगा, आप पूरा लिखेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पे समय के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा समय के हिसाब से आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि 200 विद्यार्थियों का कुल योग, तो आपको लिखना पड़ेगा 40 गुना 200 यानी कितना हो रहा है, 4 दूनी 8, यानी ए हो जाएगा 8000। कोई डाउट। अब आपको क्या करना है, सही करना है। तो सही क्या था और गलत क्या हुआ है तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा 200 विद्यार्थी का, ये आप जो है सही योग क्या बनेगा। तो यहां आप देख रहे हैं 8000 तो है ही है, लेकिन गलती कहाँ हुआ है वो हमको मेंशन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक ब्रैकेट डाल लेते हैं। सही था हमारा 43 + 35, गलती कहाँ हो गया, इसके जगह पे 34 हो गया, और यहाँ पे गलती यहाँ पे हो गया आपका 53। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका देखिए 40 30 70 5 75 78, और यहाँ पे 50 30 80 और 87, यानी अंतर कितने का दिख रहा है, 9 का। और यहाँ पे आपका तो सीधा सीधा आपका हो जाएगा 8000 - 9, और ये आंसर आ रहा है आपका 7991। यहाँ तक समझ में आ गया, 7991। तो अब आपको सही समांतर माध्य निकालने बोल रहा है, तो आप बोलेंगे सही समांतर माध्य बराबर 7991/40। देखिए 8000 से कितने का अंतर है, सिर्फ आपका 9 का अंतर है। तो इसको आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये 40 से थोड़ा ही कम होगा। आप अगर तुक्का भी मारेंगे ना तो आप सटीक ले जाएंगे, आप सीधा इसको सॉल्व करके बोल देंगे भाई 39.95 आएगा, सीधा सीधा आप ये आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। अब इस चैप्टर का मतलब इस वीडियो का आखिरी सवाल हम देख रहे हैं। ये वीडियो का आखिरी सवाल आपका आया हुआ है, 1200 रुपए के साधारण ब्याज से 4 वर्षों के में मिश्र धन 1440 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर, यानी इफ ₹1200 becomes ₹1440 in 4 years with simple interest, then calculate the ratio of interest per year। क्या है, बहुत सिंपल है दोस्तों। आपको मालूम है ना कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है दोस्तों मिश्रधन माइनस मूलधन, यही होता है। तो हम यहाँ पे मिश्रधन हमें कितना दिया है दोस्तों, 1440 दिया हुआ है। मूलधन कितना है दोस्तों, 1200 रुपया दिया हुआ है, यानी इन दोनों का अंतर जो बनेगा ये 240 रुपया, ये मेरा बन जाएगा आपका ब्याज बन गया। और आपको मालूम है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, PRT/100। और आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, R पूछ रहा है रेट, तो आप सीधा रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 × SI/100।
P इंटू टी, एक मैं बताना डायरेक्टली मैं बोल सकता था, लेकिन एक फॉर्मूले से ही सब कुछ बनता है। तो आप इसकी वैल्यूज को पुट कीजिए, 100 गुना SI कितना निकाले हमने 240, और प्रिंसिपल कितना है हमारा 1200, और समय हमें कितना दिया है दोस्तों 4। अब यहाँ पे आप देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए आप, फिर ठीक है यहाँ पे आपका कितना है 12, तो यहाँ से ए हो गया 2 20, और ये आपका 4, ये हो गया 5। तो रेट जो आपका मिल गया आपका बन गया 5%। यही है आपका आंसर दोस्तों। उम्मीद है कि अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैं बताया हूँ तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक बात और, जो व्यक्ति मेंस की तैयारी करना चाहता है स्पेशली मैथ्स का, तो मेरे नंबर पे मुझसे संपर्क करें, उनको ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएगा, या मेरे से बात करेंगे उनको नॉमिनल रेट पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और मुझे और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मौका देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट।